बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। जी आज लास्ट पार्ट इंशाल्लाह सॉल्व करेंगे इसका बेंजामिन का और इंशाल्लाह फिर कैडेट की तरफ मूव करेंगे। तो बेंजामिन का ये जो लास्ट पार्ट है इसके अंदर 5 पॉइंट प्रॉब्लम्स हमारे कंसर्न्ड होंगे। ठीक है, तो पहला प्रॉब्लम क्वेश्चन नंबर 21। ठीक है, अब इस क्वेश्चन नंबर 21 में वही बात है कि क्वेश्चन 20 से सिमिलर है। इसमें कह रहे हैं कि अगर इस पूरी शेप को अगर अब हम अपसाइड डाउन करके देखें तो किस तरीके से विजिबल होगा। तो अब देखें, हमें इसके सारे के सारे लाइंस को क्या करना पड़ेगा, स्टडी करना पड़ेगा। 5 पॉइंट प्रॉब्लम है, कोई बारीक से बारीक भी इंफॉर्मेशन हम इग्नोर नहीं कर सकते। अब हमने इस हिसाब से देखना है कि अगर हम अपसाइड डाउन देख रहे हैं, ठीक है, तो हर एक ब्लॉक के अंदर 4 लाइंस आ रही हैं। ठीक है, अगर हम मैं जो है वो पहले ए पार्ट को देखूंगा, क्या ए पार्ट जो है वो इसके पूरे पार्ट्स को सेटिस्फाई कर रहा है, सारी लाइंस को सेटिस्फाई कर रहा है। तो लेट्स सी कि ए पार्ट यहाँ पर हमारा आंसर हो सकता है या नहीं। तो मैंने लेफ्ट से स्टार्ट किया, आप कहीं से भी स्टार्ट कर सकते हैं। लेफ्ट से स्टार्ट करने पर यहाँ आ रहा है ब्लैक। ठीक है, और 2 ग्रे लाइंस उसके साथ क्या है, कंबाइंड है, और उसके अपोजिट है ब्लैक लाइन। क्या हम यहाँ देख सकते हैं कि ब्लैक आ रहा है और सामने 2 ग्रे लाइंस आ रही हैं। देखें, ये जो है वो यहाँ पर आना चाहिए, लेकिन लेट्स सी थोड़ा सा एज हम देते हैं, क्या पता रोटेट हो गया हो। तो हमने कहा कि हाँ सही है, 2 ग्रे लाइंस आ रही हैं और उसके सामने एक ब्लैक आ रहा है। तो पहली चीज जो है वो सेटिस्फाइड है, पहला ब्लॉक जो है वो सेटिस्फाइड हो गया। दूसरे वाले में ग्रे 3 आ रहे हैं और एक ब्लैक उनके साथ अटैच्ड है। तो ग्रे 3 आ गए और एक ब्लैक उनके साथ अटैच्ड है, ये भी बिल्कुल हो गया। अब यहाँ पर चौथे पे 3 ब्लैक्स आ रहे हैं, या सॉरी थर्ड ब्लॉक पे 3 ब्लैक लाइंस आ रही हैं और एक ग्रे लाइन आ रही है। और यहाँ जो है वो चारों की चारों ब्लैक आ गई, यानी एक पॉइंट तो हमें पता चल गया कि ए जो है वो हमारा आंसर नहीं होगा। ठीक है, अब सेकंड पे चलते हैं। इससे पहले इसको इरेज कर देते हैं जल्दी से। सेकंड में भी मैं वहीं से स्टार्ट कर रहा हूँ, लेट्स सी कि ये कहाँ पर अटैच होता है। तो मैंने यहाँ से स्टार्ट किया, एक ब्लैक, उसके सामने ब्लैक और 2 ग्रे लाइंस। ठीक है, तो यहाँ ब्लैक के सामने लेट्स सी कहाँ आ रही है ब्लैक, ये ब्लैक और 2 ग्रे लाइंस। ठीक है, अब उसके लेफ्ट पर 3 ग्रे लाइंस और एक ब्लैक लाइन आ रही है। तो क्या यहाँ 3 ग्रे लाइंस, अच्छा हाँ, ये भी हमें देखना पड़ेगा कि कहाँ आ रही हैं ग्रे लाइंस। ठीक है, तो यहाँ पे भी अपोजिट आ रही हैं और एक लेफ्ट पर आ रही हैं और ये एक ब्लैक आ रही है, यानी कि सेकंड ब्लॉक भी हमारा यहाँ सेटिस्फाई हो गया। वहाँ भी 2 ब्लॉक सेटिस्फाई हो गए थे, तीसरे पे हम हमने उसको गलत साबित कर दिया था। ठीक है, अब यहाँ पर थर्ड ब्लॉक पे जब हम जाते हैं तो थर्ड ब्लॉक्स का यहाँ पर है कि 3 ब्लैक होंगे साइमल्टेनियसली एक साथ, और ग्रे जो होगा वो उनके राइट साइड पर होगा। तो क्या यहाँ पर भी ऐसा ही है? हाँ बिल्कुल, यहाँ भी ऐसा ही है। तो ये हमारा थर्ड भी यहाँ सेटिस्फाई हो गया। लेट्स सी अगर यही जवाब मिल जाता है तो हमें आगे सॉल्व नहीं करना पड़ेगा। अच्छा, यहाँ जो है वो 3 ग्रे लाइंस हैं ऑन द लेफ्ट। ठीक है, और 3 ग्रे लाइंस के बाद एक राइट पर ब्लैक आ रही है। अब देखें, क्योंकि हम रोटेट करते जा रहे हैं तो इसका जो ब्लैक होगा राइट, वो ये वाला हो जाएगा। सही है, और 3 ग्रे लाइंस, यानी कि चौथा ब्लॉक भी हमारा क्या हो गया, सेटिस्फाई हो गया है। लेट्स सी पांचवा ब्लॉक जो है वो क्या होता है। 3 ब्लैक लाइंस अगेन और सामने एक ग्रे लाइन। ठीक है, 3 ब्लैक लाइंस और एक सामने ग्रे लाइंस। चले ठीक है, पांचवा हो गया। लेट्स सी लास्ट, ग्रे ग्रे ब्लैक ब्लैक। ठीक है, ग्रे ग्रे और ब्लैक ब्लैक, बिल्कुल सही। यानी कि हमारा आंसर क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा। दिस मीन्स के हम बाकी ऑप्शंस पे हम नहीं देखेंगे। ठीक है, तो कभी कभार देखें, आपको लक भी काम आ सकती है। जवाब जो है आपको पहले ऑप्शन में ही मिल जाए, लेकिन हो सकता है आपको जवाब आखिरी ऑप्शन पर मिले। ठीक है, तो इट्स नॉट आवर कंसर्न, हमें ज़्यादा कोशिश ये करनी है कि टाइमली जवाब हो जाए। अच्छा, ये 20 हो गया था हमारा, अब ये 21 का बी हो चुका है, बिल्कुल सही। ठीक है, बाकी जवाब को हम हाइड कर देते हैं। ठीक है, चलें अब हम क्या कर लेते हैं, नेक्स्ट पार्ट की तरफ चलते हैं। चलें, इसको इरेज करने की ज़रूरत नहीं है, आगे बढ़ते हैं। चलें, क्वेश्चन नंबर 22 इज क्वाइट सिंपल। अब देखें, इसके अंदर हमें ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा, और अगर जो बच्चे स्क्वायर्स जो हैं वो अगर समझ जाते हैं तो बिल्कुल ये भी सवाल को आसानी से समझ जाएंगे। देखिए कि स्क्वायर के अंदर चारों साइड सेम होती हैं, और अगर मैं कहूँ जो लार्जर स्क्वायर है, ठीक है, उसके अंदर
3 छोटे स्क्वायर्स बने हुए हैं। इस लार्जर स्क्वायर की जो साइड है वो 28 है, यानी कि इस 28 साइड हमेशा हर जगह पर होगी। यहाँ भी 28 होगा, यहाँ भी 28 होगा और अपर साइड पे भी 28 होगा। इससे हमारा काम काफ़ी आसान हो सकता है, ठीक है। तो अब हम क्या कर सकते हैं, इसको सॉल्व कर सकते हैं आसानी से। तो यहाँ हमने सब पे 28 लिख दिया और अब हम देखते हैं क्या नेक्स्ट प्रोसीजर हो सकता है। देखें, अब जो स्मॉलर स्क्वायर है उसकी नीचे वाली लेंथ दी हुई है, जो कि दूसरा शेप है, 22 सेंटीमीटर की वो लेंथ है। और अगर हम इस पूरी साइड में से, ये जो पूरी साइड है 28 की जो साइड है उसमें से 22 माइनस कर दें, तो हमारे पास ये स्क्वायर की साइड भी मिल जाएगी, विच इज 6, ठीक है। और ये 6 चारों तरफ लिखने के बजाय मैं इसके सेंटर में लिख रहा हूँ। इसका मतलब ये है कि चारों साइड्स क्या हो जाएंगी, 6 हो जाएंगी। अब ये चारों साइड 6 हैं, ठीक है। हमें बीच वाली ये वाली लेंथ पता करनी है, ठीक है। उसके लिए हम बाद में आते हैं, पहले पता कर लेते हैं कि स्क्वायर की साइड क्या होगी। तो देखें, इस स्क्वायर की साइड पता हो सकती है जो हमारे राइट पे बना हुआ है, ठीक है, और आपके भी राइट पे ही आ रहा होगा। 15 जो है वो उसकी लेंथ है और 28 पूरी साइड है, तो हम 15 को 28 में से माइनस कर देंगे तो आ जाएगा 13, यानी कि इस स्क्वायर की जो साइड्स होंगी वो 13 सेंटीमीटर की होंगी। अब सिमिलरली, अब मैं इसके अबव जो लेंथ है उससे फ़ायदा उठाऊंगा। मैंने कहा ये भी 13 है, ये मेरी 6 है, 13 प्लस 6 19 बन जाएगा। और अगर मैं ये साइड को 19, ये जो मिलाकर 19 है, इनको माइनस करवा दूंगा पूरी बड़ी साइड 28 में से, तो मेरे पास मिल जाएगा 9, जो कि इस स्क्वायर की क्या हो जाएगी, ये वाली साइड हो जाएगी। अब अगर देखें ये स्क्वायर साइड 9 का है, तो यहाँ ये वाली लेंथ भी 9 की होगी। और अगर ये लेंथ 9 की है और पूरी 28 की साइड है, तो ये मुझे लेंथ पता चल सकती है जब मैं 28 में से 9 माइनस कर दूंगा। तो 28 माइनस 9 इज 19, सो आवर आंसर विल बी 22 पार्ट ई, दैट इज 19 सेंटीमीटर। लेट्स सी, ये हमारा आंसर है जी, बिल्कुल ठीक है। अब हम कर लेते हैं क्वेश्चन नंबर 23। जैसे मैंने कहा बहुत सिंपल है ये क्वेश्चन, आगे बढ़ते हैं इंशाल्लाह। अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन इज ऑल्सो क्वाइट सिंपल। मुझे बहुत सारे बच्चों के फीडबैक आए कि वो कंफ्यूज हो गए थे, हालांकि ये बिल्कुल ही आसान सवाल है, इसके अंदर हमें बिल्कुल भी टाइम नहीं लगेगा। बस एक ट्रिक आपने समझनी है इसकी। देखिए यहाँ क्या कह रहे हैं कि अगर मेरे पास 4 ब्लैक हैं और 5 वाइट मेरे पास टोकन्स हैं, ठीक है, तो उसके अंदर मुझे कैसे मैं फ्लिप करूं कि सारे जो, अच्छा, एक टाइम पे मैं 3 फ्लिप कर सकता हूं। अगर मैं फ्लिप करूंगा तो एक साइड ब्लैक है, अगली साइड वाइट है, यानी कि वाइट को फ्लिप करूंगा तो वो ब्लैक बन जाएगा, ऐसा हो जाएगा। अब बहुत सिंपल क्वेश्चन है। अब हमें करना क्या है, देखें, जब तक इसके अंदर कोई 3 सेम कलर के नहीं होंगे तब तक हमारा सवाल सॉल्व नहीं हो सकता, क्योंकि 3 को हम एट अ टाइम कर लेंगे तो बहुत आसानी से हो जाएगा वो, यानी 3 फ्लिप कर सकते हैं। अब मैंने फॉर एग्जांपल अगर मैं फर्स्ट 3 को फ्लिप करना चाहूँ, फर्स्ट 3 को अगर फ्लिप करूंगा तो 8 वाइट बन जाएंगे और एक ब्लैक बन जाएगा, जो कि मुझे नहीं चाहिए। मुझे 3 कोई भी सेम कलर के चाहिए ताकि मेरा सवाल आसानी से सॉल्व हो जाए। अब 3 सेम कलर के करने के लिए मैंने ये कहा कि अगर मैं फॉर एग्जांपल 3 को तो नहीं कर सकता, मैं 2 ब्लैक को करूं, क्योंकि 2 ब्लैक को करने से 2 वाइट बन जाएंगे और एक वाइट को करने से एक ब्लैक बन जाएगा। अगर 3 टोकन्स को फ्लिप किया जाए, यानी कि 2 ब्लैक को वाइट बना दिया जाए, तो ये दोनों हो गए वाइट, ठीक है। मैं यहाँ लिख देता हूँ, ये वाइट हो गया, ये वाइट हो गया, ये मेरा फर्स्ट मूव हो गया। अब कितने मूव पे ये जो है वो पूरे सेम कलर के हो जाएंगे और ये ब्लैक हो गया। अब जरा काउंट करके देखें हम, तो 4 तो वाइट ओरिजिनल है, सही है, 2 वाइट हमारे बनाने से हुए हैं, यानी 6 वाइट हो गए, और ब्लैक देखें, ब्लैक हो गए 3। अब मेरा काम आसान हो गया, 3 जब ब्लैक हो गया, अब तीनों ब्लैक को क्या करूंगा, फ्लिप करके वाइट बना दूंगा, यानी कि सेकंड मूव पे ही हमारे क्या हो जाएंगे, 9 के 9 वाइट बन जाएंगे, यानी हमारे इस सवाल भी सॉल्व हो गया। और इसका ऑप्शन होगा बी, क्योंकि 2 मूव्स पे हमारा क्या हुआ है, ये प्रोसेस कंप्लीट हुआ है। सो इट वाज क्वाइट सिंपल अगेन, यानी कि 5 पॉइंट प्रॉब्लम्स तो अभी तक नहीं आ रहे, अभी तो काफी सिंपल प्रॉब्लम्स आ रहे हैं, ठीक है। चलें अब नेक्स्ट सवाल करते हैं।
नेक्स्ट सवाल, अच्छा बिल्कुल सही, हाँ ये भी इसमें भी बच्चे कंफ्यूज थे, लेकिन एक हिंट देने पर वो सवाल को सॉल्व कर सके थे। देखें इसके अंदर हिंट क्या है। सवाल ये है कि हम ये एक समझ लें, ये वेइंग स्केल है। जैसे कि अगर हम दुकानदार के पास देखते हैं तो एक वेइंग स्केल होता है जिस पर वो वे करता है, ठीक है। उसके पास कुछ किलोग्राम्स ग्राम्स के अलग से टोकन्स होते हैं, वो उससे वे करता है और देखता है। उसी तरीके से यहाँ पर कहा हुआ है कि एक जो एरो है और एक ट्राइंगल है वो बैलेंस है किससे, दो सर्कल से और एक स्क्वायर से। सिमिलरली तीन स्क्वायर जो है वो बैलेंस्ड हैं दो ट्राइंगल और एक सर्कल से। अब देखें, बैलेंसिंग मींस दे आर इक्वल, ठीक है, और मैं इनके दरमियान इक्वल का साइन बना देता हूं। अब वो ये कह रहे हैं कि दो स्क्वायर और एक ट्राइंगल किसके बराबर होंगे। अब देखें, सॉरी, दो स्क्वायर और एक एरो किसके बराबर होंगे। यहां आ रहे हैं तीन स्क्वायर, ठीक है, और यहां आ रहे हैं एक ट्राइंगल और एक एरो। मुझे जवाब में दो स्क्वायर चाहिए और एक एरो चाहिए। यहां आ रहे हैं दो ट्राइंगल और एक सर्कल, और यहां आ रहे हैं दो सर्कल और एक स्क्वायर। अगर मैं ऐसा करूं कि इन दोनों साइड्स को क्या कर लूं, यहां प्लस कर लूं, और इन दोनों साइड्स को यहां प्लस कर लूं, तो अब मेरा काम आसान हो जाएगा। कैसे, गौर से देखें। अब अगर मैंने, अभी भी दोनों बैलेंस ही रहेंगी। देखिए मैंने कहा अगर ये 5 है तो ये बराबर होगा 5 के, अगर ये 10 है तो ये 10 के बराबर होगा। यानी कि 5 प्लस 10 और 5 प्लस 10 दोनों जगह पे 15 बराबर होगा। तो अभी भी दोनों को प्लस करने से भी जवाब बराबर ही रहेगा। लेकिन अब हमारी जो लेफ्ट हैंड साइड बनेगी उसमें एक ट्राइंगल, एक एरो और तीन स्क्वायर आ जाएंगे, ठीक है। तो अब देखें, तीन स्क्वायर मैं इस तरीके से बना देता हूँ, इग्नोर करें मेरी ड्राइंग को, ठीक है, और कॉन्सेप्ट पे जाए। लेकिन ये बराबर होगा किसके, ये बराबर होगा एक स्क्वायर, तीन सर्कल, ठीक है, और उप्स, तीन सर्कल और दो ट्राइंगल के, ठीक है। तो मैंने दोनों साइड्स को प्लस कर लिया। अब देखें ये जो स्क्वायर है, यहाँ राइट हैंड साइड वाले इस स्क्वायर से क्या हो सकता है, कैंसिल हो सकता है। अब ये जो है वो सर्कल्स हैं, ठीक है। अब मेरे लेफ्ट हैंड साइड पे एक ट्राइंगल है, ये ट्राइंगल इस ट्राइंगल से कैंसिल हो सकता है, ठीक है, ये कैंसिल कर दिया मैंने। क्योंकि दोनों साइड्स पर है तो एक चीज को हटा देंगे तो दोनों साइड से कोई मसला नहीं होगा। यहाँ देखें क्या बच गए, यहाँ बच गए दो स्क्वायर और एक एरो, और यही हमें जवाब में चाहिए कि दो स्क्वायर और एक एरो किसके बराबर होंगे। तो दो स्क्वायर और एक एरो तीन सर्कल के बराबर होंगे और एक ट्राइंगल के बराबर होंगे। तीन सर्कल और एक ट्राइंगल कहाँ आ रहे हैं, पार्ट सी में आ रहे हैं, सो दैट विल बी आर राइट आंसर, ठीक है। तो ये हम पार्ट सी को हाईलाइट कर लेते हैं यहाँ पे, ठीक है। क्विकली मूव टुवर्ड्स क्वेश्चन 25। हम हाफ वे भी नहीं है और ऑलमोस्ट हमारा मेजॉरिटी ऑफ वीडियो का खत्म हो चुका है टाइम। अब देखें यहाँ पर 10 पीपल ईच ऑर्डर वन स्कूप ऑफ आइसक्रीम। हर बंदे ने एक स्कूप को ऑर्डर किया है, यानी कि उसके पास ऑप्शन है कि 4 स्कूप्स हो वनीला के लिए, 3 स्कूप्स चॉकलेट के लिए, 2 स्कूप्स लेमन के लिए और 1 स्कूप मैंगो का है। अच्छा, और उसके ऊपर जो टॉपिंग्स आने वाली हैं, टॉपिंग्स यानी कि उसके ऊपर जो हम चीज़ें ऐड करने वाले हैं वो है 4 अम्ब्रेलास, ठीक है, 3 चेरीज, 2 वेफर्स एंड 1 chocolate chip. They use one topping on each scoop such that no two ice creams are alike. अब इसका क्या मतलब है, इसका मतलब यह है कि अगर 10 पीपल एक आइसक्रीम ऑर्डर कर रहे हैं तो उनके अंदर जो कॉम्बिनेशन बनेगा, यानी टॉपिंग्स का जो कॉम्बिनेशन बनेगा, दो आइसक्रीम्स एक जैसी कभी भी नहीं होंगी। अब हमें ऐसे कॉम्बिनेशन बनाने हैं। सपोज हमने कहा कि हर बंदे ने क्या किया, जो शुरू के 4 बंदे थे, ठीक है, उनको सेपरेट करने के लिए, अब देखें अगर सबको मैं 4 स्कूप्स ऑफ वनीला ऑफर कर देता और चारों के साथ 4 एम्ब्रेलास की टॉपिंग कर देता, तो ये मेरा जवाब बिल्कुल ही गलत हो जाता। क्यों? क्योंकि हर एक को अलग अलग स्कूप मिलना चाहिए तभी डिफरेंट होगा। तो सपोज मैंने एक वनीला, एक चॉकलेट, एक लेमन और एक चॉकलेट
और एक आई थिंक मैंगो, ठीक है। तो एक मैंगो, इन सब के साथ मैंने टॉपिंग जो कर दी वो अम्ब्रेला की कर दी, ठीक है। अब सारे क्या हो गए, टॉपिंग के साथ आइसक्रीम डिफरेंट हो गई, ठीक है। अब सबकी आइसक्रीम भी डिफरेंट है और टॉपिंग तो चले वो तो फर्क ही नहीं पड़ता जब आइसक्रीम डिफरेंट हो गई, सही। अब टॉपिंग सेम होने से भी कोई फर्क नहीं पड़ता, हमें आइसक्रीम ओवरऑल चेंज करनी है। अब मेरे पास बच गए 3 वनीला, ठीक है, और 2 चॉकलेट और 2 लेमन, ठीक है। अब मैंने कहा एक वनीला दोबारा, एक चॉकलेट दोबारा और एक लेमन, मैंगो एंड हो चुका है, ठीक है। उसके साथ मैं चेरी की टॉपिंग कर देता हूँ, ठीक है, ये आ गई चेरी, सही है, 3 के साथ। फिर इसके बाद बच गए मेरे पास 2 वनीला और चॉकलेट, तो वनीला और चॉकलेट के साथ मैं टॉपिंग कर देता हूँ किसकी, हम ले लें लास्ट में वेफर्स की, ठीक है। तो वेफर्स आ गए दोनों के साथ, ठीक है। अब सारी देखें डिफरेंट बन रही हैं आइसक्रीम्स। इसी तरीके से लास्ट जो है वो वनीला बच गया, उसके साथ क्या आएगी, लास्ट वाली जो चॉकलेट चिप है वही आएगी, तो सी सी लिख देते हैं इसको हम, ठीक है। अब हम देखते हैं कि विच ऑफ द फॉलोइंग कॉम्बिनेशन इज नॉट पॉसिबल, कि इनमें से कौन सा कॉम्बिनेशन है जो पॉसिबल नहीं है। अब देखिए क्या चॉकलेट के साथ चेरी एग्जिस्ट कर रहा है, हाँ, हमने ये जो सी सी बनाया था इसका मतलब ये था कि चॉकलेट चेरी है, तो नॉट पॉसिबल, यानी कि ये तो पॉसिबल हो गया, ये हमारा ऑप्शन नहीं है। बी पार्ट में कह रहे हैं मैंगो विद एन अम्ब्रेला, नहीं, ये तो करना ही पड़ेगा, मैंगो विद एन अम्ब्रेला किए बगैर हमारा जो होगा वो सेम हो जाएगा, ठीक है, तो वो तो करना ही पड़ेगा, यानी कि ये भी हमारा ऑप्शन नहीं हो सकता। पार्ट सी, वनीला विद एन एम्ब्रेला, ठीक है, वनीला जो है वो भी एम्ब्रेला के साथ है, ये भी हमारा ऑप्शन नहीं होगा। डी कह रहे हैं कि लेमन विद अ वेफर, ठीक है। अब अगर मैं कहूं कि लेमन को वेफर के साथ रखा जाए, ठीक है, अब क्या ये पॉसिबल है कि लेमन को वेफर के साथ रखा जाए, और इन दी एंड अगर हम कहें कि वनीला विद अ चॉकलेट चिप, ये तो है ही पॉसिबल, ठीक है, वरना और कोई ऑप्शन रहेगा नहीं, सेम हो जाएगा। तो लेमन विद अ वेफर जो है वो पॉसिबल नहीं है हमारी सारी कॉम्बिनेशंस में, सो दैट मीन्स कि हमारा डी विल बी द आंसर, और ये हमारा करेक्ट हो जाएगा। तो वी आर हाफ वे थ्रू द सॉल्यूशंस, और 5 सवाल हमारे बाकी रह गए। लेट्स सी, अब हमें इसको इरेज करना पड़ेगा, ठीक है। चले नेक्स्ट सवाल पर चलते हैं। नेक्स्ट सवाल सेज के क्वेश्चन 26, वी call a 3-digit number nice if its middle digit is greater than the sum of its first and last digit। अगर हम एक नाइस 3 डिजिट नंबर बनाना चाहते हैं तो उसके अंदर क्या होगा, पहला और तीसरा डिजिट उसको अगर प्लस करें तो मिडल वाले नंबर से क्या आना चाहिए, मिडल वाला नंबर फिर भी बड़ा होना चाहिए। अब हमें ऐसा 3 डिजिट नंबर सोचना पड़ेगा, लेकिन उसके सोचने से पहले हमें 2 छोटे नंबर सोचना है। तो सबसे 2 छोटे नंबर कौन से हैं, 0 और 1, और सबसे बड़ा एक नंबर कौन सा है, 9, ठीक है। यानी कि हम अगर ये सोचें, अच्छा फिर सवाल क्या कह रहा है, सवाल ये कह रहा है कि व्हाट इज द लार्जेस्ट पॉसिबल नंबर। अब लार्जेस्ट पॉसिबल नंबर क्या हो सकता है, लार्जेस्ट पॉसिबल नंबर ऑफ कंसेक्यूटिव, यानी कि 7 आने वाले डिजिट्स, 7 आने वाले नंबर्स जिनमें ये सिचुएशन पॉसिबल है कि अगर मैं 0 और 1 को प्लस करूं, सपोज इनसे नंबर क्या बनेगा, देखें 190 बनेगा, ठीक है। 091 तो नहीं बन सकता, क्योंकि बीच में क्या आना चाहिए, बीच में बड़ा नंबर आना चाहिए। 091 इस वजह से नहीं बनेगा क्योंकि वो 3rd डिजिट नहीं कहलाएगा, तो 190 आ गया। फिर 190, अच्छा अब 1 और 0 को प्लस करें तो 9 फिर भी बड़ा है, इस तरीके से 191 हो जाएगा, ठीक है। अभी भी क्या होगा, जो मिडल वाला नंबर है वो बड़ा है। इसके बाद 192 हो जाएगा, 193 हो जाएगा, 194 हो जाएगा, ठीक है। इस तरीके से मैं यहाँ पे लिख देता हूँ इसको 193। अच्छा अब देखें, हमें जब 197 से आगे जाएंगे तो 198 बन जाएगा।
198 लिखने पर 1 और 8 को प्लस करने से 9 आएगा और 9 इक्वल आ जाएगा, ग्रेटर हो जाएगा। यानी सिर्फ यहाँ तक क्या है, बीच वाला नंबर जो है वो बड़ा है। तो कितने नंबर हो गए? 1 2 3 4 5 6 7 8 नंबर्स हैं। यानी कि अगेन आर डी विल बी द राइट आंसर। ठीक है, तो अब हम इसको भी हाईलाइट कर लेते हैं जल्दी से। ठीक है, नेक्स्ट पार्ट की तरफ चलते हैं जल्दी से और हम नेक्स्ट क्वेश्चन को भी कर लेते हैं। अब देखिए क्वेश्चन 28 इज क्वाइट टफ। ठीक है, इसको आपको विजुअली सोचना पड़ेगा क्योंकि यहाँ पर मैं बना नहीं सकता, और आप घर में इसका प्रैक्टिस बिल्कुल ज़रूर कर सकते हैं। कैसे करें प्रैक्टिस? देखें, आपने एक स्क्वायर बना लेना है सीजर से कट करके। इस स्क्वायर के 9 बॉक्सेस बनाने छोटे छोटे, और उनमें नंबर लिख लेने हैं 1 to 9। अब देखिए नंबर ऐसे लिखने चाहिए आपको कि जब हम इसको क्या करें, वर्टिकली पहले फोल्ड करें फिर हॉरिजॉन्टली फोल्ड करें। फोल्ड करने पर हर नंबर, जो बड़ा नंबर है, देखें अब सारी सी बात है कि यहाँ क्या आना चाहिए, 1 आना चाहिए क्योंकि ये सबसे टॉप पर होगा। अब इसके बाद जितने भी नंबर्स होंगे वो उससे बड़े होंगे और वो उसके बाद आएंगे। ठीक है, अब सारे नंबर्स क्या होने चाहिए, सीक्वेंस में होने चाहिए। 1 to 9 सारे सीक्वेंस में होने चाहिए। अब अगर यहाँ मैं बात सोचूं कि देखें 1 के नीचे ये भी 1 है, ठीक है, इसके नीचे हमेशा क्या आ रहा है, यहाँ 2 आ रहा है। क्यों? क्योंकि इसके नेक्स्ट नीचे क्या होगा, यही होगा। तो दिस मीन्स कि यहाँ तो नजर आ रहा है हमें कि इसके नीचे क्या होगा, 2 होगा। दोबारा मैं आपको सवाल समझा दूं कि हमें 1 to 9 ऐसे नंबर्स लिखने हैं जो कि सीक्वेंस में हो। ठीक है, सीक्वेंस में एक दूसरे के ऊपर है। तो अगर मैं कहूं कि 1 के बाद 2 आएगा, तो अब देखें 1 2 के बाद कौन सा बॉक्स आने वाला है, ये वाला बॉक्स आने वाला है। तो यहाँ जरूरी है कि क्या आना चाहिए, 3 आना चाहिए। यानी मैंने यहाँ क्या लिख दिया, 3 लिख दिया। अब सवाल क्या है, सवाल यह है कि आपने ए बी और सी का पता लगाना है कि ए बी और सी कौन से नंबर्स होंगे। अब अगर गौर से सोचें कि इस 1 के नीचे 2 और 3 है, यहाँ कोई एक नंबर है। ठीक है, ये वाला मुझे नंबर नहीं पता, ये मुझे नंबर नहीं पता, और ये भी नंबर नहीं पता, लेकिन ये 1 के नीचे आ रहा है। सो लेट अस अज्यूम कि ये क्या होना चाहिए, 4 होना चाहिए, लाजमी सी बात है। अच्छा, अब देखें अगर ये 4 होगा तो इसके नीचे वाला पहले चला जाएगा, किसके नीचे, 3 के नीचे। तो अब ये 4 तो नहीं हो सकता क्योंकि इसके नीचे वाले दोनों नंबर्स कहाँ जा रहे हैं, पहले जा रहे हैं। अब यहाँ जो प्लेस है वो किसकी है, ए की प्लेस है। ठीक है, अब ये जो प्लेस है ए की प्लेस है और ये प्लेस है बी की प्लेस है। जैसे ये फोल्ड होता हुआ नजर आ रहा है, मुझे ऐसा लग रहा है कि ये जो बी है वो सबसे पहले कहाँ जाएगा, उस 1 2 3 के नीचे जाएगा। यानी कि बी जो होगा वो जरूरी है कि क्या हो, 4 हो। अब अगर ये बी 4 हो गया और ए जो है वो सबसे लास्ट में आ रहा है, तो दिस मीन्स कि ये 5 होगा, और ये हमारा क्या हो जाएगा, ए क्या हो जाएगा, ए हो जाएगा हमारा 6। अब देखें, अब ये बात बिल्कुल वाज़ेह है। ठीक है, और बी एक और तरीके से भी हम पता लगा सकते हैं। देखें यहाँ पर हो सकता है मेरे अंदाजे से बी 5 भी हो सकता है, ये बनाने से हमें पता चलेगा। तो अगर B5 होता तो देखें किसी भी ऑप्शन में B5 है तो सही, यहाँ एक ऑप्शन में है B5, लेकिन यहाँ A4 है, A तो 4 नहीं हो सकता, A6 ही है क्योंकि वो सबसे आखिर में आ रहा है। तो 4 5 6 के सीक्वेंस में A सबसे आखिर में आएगा, यानी कि A6 होगा। तो A6 कितने ऑप्शंस में है, फर्स्ट A में है और E में है, लेकिन हाँ बी भी 4 है। ठीक है, अब बी भी 4 है, सी क्या होना चाहिए। अब देखिए सी क्या होगा, इससे बात ये समझ में आ रही है कि जो नेक्स्ट सीक्वेंस होगा उसके अंदर ये वाला नंबर जो होगा, ये वाला नंबर, ये सबसे 6 के बाद होगा, 7। सही है, ठीक है, 7 हो गया ये। लेकिन इस 7 के नीचे क्या आना चाहिए, 8 आना चाहिए। यानी कि बी की वैल्यू, सी की वैल्यू क्या होगी, 8 हो जाएगी। ठीक है, और सबसे लास्ट में कौन सा नंबर आएगा, ये वाला नंबर आएगा। दिस मीन्स के हम क्या कर देंगे, इसको 9 लिख देंगे। ठीक है, तो अब आपको ये क्लियर हो जाएगा कि इसका आंसर ए ही होना चाहिए, क्योंकि 8 जो है वो सिर्फ सी की वैल्यू हो सकती है। दिस मीन्स लेट अस चेक 27 का हमारा बी है। ठीक है, और
अच्छा, सॉरी सॉरी, 27 हम स्किप कर चुके हैं। 27 अब दोबारा सॉल्व कर लेते हैं, ठीक है। 27, ओह, तो मिस्टेक हो, चलें 28 का तो ए ही है, 27 पे आ जाते हैं दोबारा से, ठीक है। 27 हम स्किप कर चुके हैं। लेट्स सी क्या है। अच्छा हाँ, देखिए, मैग्नस हैज टू प्ले 15 गेम्स इन अ चेस, ठीक है। तो 15 गेम्स उसने खेले हैं चेस के अंदर, और आगे बोल रहे हैं कि हाफ ऑफ द गेम्स जो है वो उसने क्या किए हैं, जीते हैं, ठीक है। और 1/3 जो है वो उसके लॉस हो गए, और 2 जो गेम्स हैं वो उसने क्या किए हैं, उसने ड्रॉ कर दिए, ठीक है। हाउ मैनी गेम्स हैज मैग्नस स्टिल टू प्ले। अब देखें यहाँ पर क्या बात हो रही है कि हमने पता करना है कि पहले हमें तो ये पता होना चाहिए कि उसने कितने गेम्स खेले हैं, तभी हम अंदाजा लगा सकते हैं। अब सबसे पहले हम ये बात सोचें कि हाफ ऑफ द गेम्स उसने खेल लिए, और 1/3 जो है वो जीत चुका है। अब देखें कि 1/3 किसका निकल सकता है। ऐसा कौन सा नंबर है जिसका 1/3 निकल सकता है। देखिए, 3 का 1/3 निकल सकता है, 6 का 1/3 निकल सकता है, 9 का 1/3 निकल सकता है, 12 का निकल सकता है, और 15 का निकल सकता है, ठीक है। अब देखें, जीरो तो ऑप्शन नहीं है, यानी कि उसने 15 गेम्स नहीं खेले। और हाफ किस किस का निकल सकता है, हाफ निकल सकता है 2 का, 4 का, 6 का, 8 का, 10 का, ठीक है, 12 का, और 14 का। बस दैट्स इट। अब हम ये देखेंगे कि कौन से दो नंबर्स हैं जो कॉमन है। तो यहाँ पर 6 और 12 ऐसे नंबर्स हैं जो कि जिनका 1/3 भी निकल सकता है, और 1/2 यानी कि हाफ भी निकल सकता है। अब मुझे ये अंदाजा हो रहा है कि 6 और 12 में से ही 6 या 12 उसने गेम्स खेले होंगे। अब बात क्या है कि एट सम पॉइंट ड्यूरिंग द टूर्नामेंट ही हैज वॉन हाफ ऑफ द गेम्स ही हैज प्लेड। सपोज उसने 6 में से क्या कर दिया, लेट अस सी कि अगर 6 उसने खेले, ठीक है, अगर उसने 6 खेले होते, तो अब ये सोच सकते हैं हम कि 6 खेले होते तो उसके गेम्स कितने बचे होते, 9 बचे होते। तो 9 तो ऑप्शन है ही नहीं यहाँ पे, यानी उसने जरूरी है कि क्या कितने गेम्स खेले हो, 12 गेम्स खेले हो। तो आंसर क्या होगा, 3 हो जाएगा, ठीक है। और हम इसको ऐसे भी साबित कर सकते हैं कि 12 का अगर हम ऑफ करें तो 6 उसने जीते हैं, 1/3 उसने हारे हैं, यानी कि 4 उसने हार दिए, ठीक है। और बचे 2, तो उसने खुद लिखा है सवाल ने कि यहाँ पर 2 जो है वो उसके ड्रॉ हो चुके हैं, यानी कि ये हमारा 6 4 2 कितना प्लस करने से बन जाएगा, 12 बन जाएगा। दिस मीन्स के आंसर विल बी बी। तो 27 का बी है, ठीक है। अब हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 29 की तरफ, और उन क्वेश्चन नंबर 29 को रैप करते हैं जल्दी से। Don builds a pyramid with balls. The square base consists of 3x3 balls. ठीक है, 3x3 की balls हैं, और इस 3x3 की balls को हमने क्या करना है, चलें। Middle layer has 2x2 balls and there is one ball at the top. Glue at each contact points between two balls. अब यहाँ पर कह रहे हैं कि the square base जो उसने बनाई है उसके अंदर 3x3 की balls को अटैच किया है। अब जाहिर सी बात है ऊपर 4 बॉल्स रखेगा, ठीक है। उन 4 बॉल्स को रखने के बाद टॉप पर कितनी रखेगा, टॉप पर एक बॉल रखेगा जो कि उनके सेंटर में आएगी, तो उससे एक पिरामिड बन जाएगा उसका, ऐसा दिखने वाला, ठीक है। लेकिन हमें अब ये सोचना पड़ेगा कि उसने ग्लू किस पॉइंट पॉइंट लगाया है। अब हमें ये स्टडी करना पड़ेगा इससे, ठीक है। तो अब लेट्स सी 3x3 का जब उसने शेप बनाया तो उसने क्या कितनी जगह ग्लू लगाया। तो लेट्स सी हम पॉइंट मार्क कर लेते हैं, एक यहाँ लगाया, दूसरा यहाँ लगाया, तीसरा, 4, 5, 6, 7 और 8, ये तो उसने कॉर्नर्स पे लगाए, ठीक है। 9, 10, 11 और 12। तो 3x3 का बनाने के लिए उसने 12 जगह पर क्या लगाया, ग्लू लगाया। अब 4x4 जब बनाएगा तो हम ये सोच सकते हैं कि 4x4, चलें ड्रॉ करके देख लेते हैं। 4x4 अगर उसने बनाया है तो 4x4 की ग्लू कहाँ कहाँ अटैच किया होगा, एक यहाँ पर, एक यहाँ पर, एक यहाँ पर और एक यहाँ पर। तो 4 पॉइंट्स पे क्या किया होगा उसने, ग्लू अटैच किया होगा। 12 + 4 16। अब अब बात क्या है कि इस 4x4 के ब्लॉक को कहाँ प्लेस करेगा, वो उनके टॉप पे प्लेस करेगा। अगर इस 4x4 का एक टॉप का
जो बॉल है वो यहाँ आएगा अगर, तो यहाँ 4 ग्लू अलग अलग लगेगा क्योंकि 4 पॉइंट्स पे अटैच करना है। तो 1 2 3 4। अब 12 प्लस 4 तो था, मजीद 4 प्लस हो गया एक बॉल को 3x3 के साथ अटैच करने में। देखें पहले हमने क्या किया, 3x3 बना लिया, फिर हमने 2x2 बना लिया। अब हर बॉल को इस 2x2 की कहाँ अटैच करना है, इसके ऊपर अटैच करना है, इसलिए ग्लू अलग लगेगा। इसी तरीके से यहाँ जब हम सर्कल बनाएंगे, यहाँ जब हम ग्लू लगाने जाएंगे तो यहाँ भी 4 बॉल्स उसके नीचे हैं, तो यहाँ भी 4 पॉइंट्स पे लगेगा। ठीक है, जब यहाँ 4 पॉइंट्स पे लगेगा मजीद 4 प्लस हो जाएगा, और बाकी की 2 बॉल्स प्लस करने के लिए भी क्या करना पड़ेगा, 4 को प्लस करना पड़ेगा। ठीक है, अभी तक हमारा आंसर बनना है 12 प्लस 4 16 20 24 28 32। अब अभी भी हमारे पास एक बॉल ऑन द टॉप बाकी है। ये तो 2x2 अटैच किया था, 3x3 अटैच किया था। अब सबसे ऊपर वाला ब्लॉक, ये कितने पॉइंट्स पे अटैच है, 1 2 3 और एक पीछे 4, यानी कि 4 पॉइंट्स पे अटैच हो रहा है। 4 पॉइंट्स का अटैच होने का मतलब क्या है, 4 दफा ग्लू और लगेगा, तो टोटल हो गया हमारा 36 हो गया। ठीक है, तो दैट मीन्स कि ई विल बी द आंसर, और ये हमारा क्या हो जाएगा, सॉल्व हो जाएगा क्वेश्चन 29। ठीक है, अच्छा अब लास्ट क्वेश्चन बचा है हमारे पास। लास्ट क्वेश्चन में कह रहे हैं द फिगर शोज अ मैप ऑफ सम आइलैंड्स एंड हाउ दे आर कनेक्टेड बाय ब्रिजेस। ठीक है, किस तरीके से हमने उनको ब्रिजेस से कनेक्ट किया है। अब हम यहाँ पर जो ब्रिजेस बनाने वाले हैं वो किस तरीके से बनाएंगे ये हमें देखना है। ठीक है, अब क्या कह रहे हैं सवाल में कह रहे हैं कि इस ब्रिज से उसने एक ही बार पास होना है, हर जगह से एक ही बार पास होना है। फॉर एग्जाम्पल वो कहाँ पहुंच गया, पास होते होते वो पहुंच गया इस ब्लैक पॉइंट पे। इस ब्लैक पॉइंट से वो कहाँ जाए, नॉर्थ जाए, साउथ जाए, ईस्ट जाए और वेस्ट जाए, ये हमें डिसाइड करना है। और अगर हमें ऐसी कोई डिसीजन नहीं पता चलता तो हमें कहाँ टिक कर देना है, ई पे टिक कर देना है। तो लेट अस सी किस तरीके से सॉल्व होता है ये। तो अगर हम नॉर्थ जाने के ऑप्शंस को सेलेक्ट करें, सबसे पहले हम देखें कि क्या ए पॉसिबल है। तो नॉर्थ जाने के लिए उसके लिए कौन से पॉइंट्स होंगे, लेट अस सी। वो पहले यहाँ गया, फिर वो यहाँ गया, और फिर वो राइट गया, फिर यहाँ पहुंच गया। अब वो नॉर्थ जा सकता है, लेकिन नॉर्थ जाएगा ऐसे जाएगा। ठीक है, ऐसे जाने पर, ठीक है, यहाँ से, अच्छा नहीं, ये 3 ब्लॉक्स हमारे पास हो गए कंज्यूम। ठीक है, यहाँ आएगा, लेकिन अब दोबारा यहाँ नहीं जा सकता, और हमें ये वाले ब्लॉक्स भी कवर करने हैं सारे, तो ये वाला तो नॉर्थ वाला नहीं हो सकेगा। लेट्स सी कोई और जगह से हम नॉर्थ जा सकते हैं, तो हम इसको इरेज करके देखते हैं कि कहीं और से नॉर्थ जाना पॉसिबल है या नहीं। ठीक है, अब हम दोबारा से अपना एक और रूट बनाकर देखते हैं। ठीक है, एक हम यहाँ गए, अब हम यहाँ से राइट नहीं जाएंगे, ऊपर की तरफ सारे ब्लॉक्स को कवर करते हुए जाएंगे। ठीक है, लेट्स सी हम यहाँ पहुंचे। ठीक है, यहाँ पहुंच गए, यहाँ पहुंच गए, यहाँ पहुंच गए, यहाँ पहुंच गए। ठीक है, अब अगर हम नॉर्थ जाएंगे तो देखते हैं क्या ये पॉसिबल होगा। लेट्स सी, अब अगर मैं यहाँ से ऊपर चला जाऊंगा, ठीक है, तो ये वाले ब्लॉक्स जो हैं वो मेरे रह जाएंगे। ठीक है, अगर यहीं से मैं ऊपर जाऊंगा, ठीक है, और फिर राइट जाकर, ये तो मैं फिनिश पे पहुंच जाऊंगा, यानी अभी भी मेरा कौन सा ब्लॉक रह गया, 2 ब्लॉक रह गए। तो नॉर्थ इज नॉट पॉसिबल। ठीक है, बाय गोइंग नॉर्थ इट इज नॉट पॉसिबल टू सॉल्व दिस। ठीक है, क्या क्या हम कोई और सिचुएशन चूज कर सकते हैं, नहीं, पॉसिबल नहीं है, नॉर्थ के लिए पॉसिबल नहीं है। अब हम बी पार्ट ट्राई करते हैं कि ईस्ट जाकर हम कर सकते हैं ये सवाल सॉल्व, तो उसके लिए भी हम दोबारा से इरेज कर देते हैं सारी चीजें। लेट अस सी, अच्छा अब यहाँ अगर हम यहाँ एक बात नोट करें कि कहाँ जाना है, हमें जाना है बाय गोइंग ईस्ट। ईस्ट का मतलब यह है कि यहाँ राइट साइड पे जाना है। तो अब हमें ऐसा रूट तय करना पड़ेगा जिससे हम कहाँ जाएं, ईस्ट जाएं। ठीक है, तो लेट्स सी, अब अगर हम ईस्ट जाना यहाँ से चाहते हैं तो हम अगर ऊपर से टॉप से सारी चीज़ें कवर करते जाएं। ठीक है, लेट्स सी, टॉप से अगर, हाँ ठीक है, एक यहाँ पर हो गया 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12। ठीक है,
अब 12 के बाद हमने कहाँ जाना है, ईस्ट जाना है। ईस्ट चलेगा 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24। अच्छा, अब ये सारे क्या हो गए, ब्लॉक्स कवर हो गए। दिस मीन्स के सारे ब्रिजेस से जाने का रास्ता सिर्फ और सिर्फ कहाँ से, ईस्ट से ही होगा, और ये हमारा ऑप्शन क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा। और देखें यही फायदा है कि अगर ऑप्शन पहले ही हमें करेक्ट मिल रहा है तो आगे हमें सही ऑप्शन चूज करने के लिए दूसरे पॉइंट्स को कंसिडर नहीं करना पड़ेगा। इस मीन लास्ट पार्ट लेट्स सी 30B। ठीक है, तो ये हमारा सॉल्व हो चुका क्वेश्चन नंबर 30B। और इसी के साथ वीडियो एंड कर रहा हूँ, और नेक्स्ट इंशाल्लाह कैडेट के क्वेश्चंस को इंशाल्लाह कल सॉल्व किया जाएगा और उसकी भी वीडियोस अपलोड की जाएंगी। ठीक है, जज़ाकल्लाह खैर।